नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग 20 जो है पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे और 20 प्रश्न से लगभग पॉलिटी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो सबसे कम 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का। किसका था? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 17 था। कितना था? 17। वही सबसे, और इसके बाद जो नंबर था वह मिजोरम का था। किसका था? मिजोरम, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 52 था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल का नंबर था 1028। तो इसे याद रखें। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,320, और उसके बाद जो है चंडीगढ़। उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर जहाँ 9,258। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वह था अंडमान और निकोबार, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 46 था। कितना था? 46 था। इसके बाद दादरा नगर एवं हवेली का था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 108 में। किस में है? अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त अधिवेशन जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 126, तो अनुच्छेद 126 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो इसमें वर्णन है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 123 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो 123 में है संसद के विश्रामती काल में अध्यादेश जारी करने, यानी जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश, उसकी चर्चा है अनुच्छेद 123 में। वहीं अनुच्छेद 224 की अगर बात करें, अनुच्छेद 224 की बात करें तो इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? तो इसमें वर्णन है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का चर्चा है अनुच्छेद 224 में। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, यानी नगर पालिकाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वह कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर ZG तक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 243 पी, इसमें जो है नगर पालिका की परिभाषा का चर्चा है। नगर पालिका की परिभाषा का चर्चा है। 243 का क्यू की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं का गठन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? गठन की। और 243 आर, तो इसमें संरचना की, नगर पालिका की संरचना की चर्चा है। वहीं 243 ZG, इसमें जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। अच्छा, एक इससे क्वेश्चन आता है कि सहकारी समितियों का चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो सहकारी समितियां, इसकी जो चर्चा है वह अनुच्छेद 243 के ZJ में है। 243 के ZJ में सहकारी समितियों का चर्चा किया गया है। प्रश्न है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था? तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कहा था NA पालकेवाला जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक कथन दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? कि प्रस्तावना हमारे संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का
विचार है। वहीं के मुंशी जी ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? भविष्य फल है। अच्छा, प्रस्तावना की बात आई तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। वहीं प्रस्तावना की बात करें तो संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और समानता कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की समानता का चर्चा है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जेबीपी समिति का गठन कब किया गया था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार किया था? तो इस समिति का जो गठन किया गया था 1948 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1948 में गठित जेबीपी समिति, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को क्या किया था? अस्वीकार किया था। और इसके विरोध में जो है जानते होंगे कि साउथ में एक थे श्री पुट्टप्पी श्री रामलू, इन्होंने आमरण अनशन किया था और 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी कहते हैं, उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? 1953 में। उन्होंने भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन का सुझाव दिया था, जिसके बाद 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से लेकर 11 तक। यहाँ 11 कर लीजिएगा, 5 से लेकर 11 तक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। किसमें? भाग 2। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन है। वहीं बात करें भारत में नागरिकता जो है समाप्त की जाती किन किन स्थितियों में? 3 स्थितियों में। या तो वह अपना नागरिकता त्याग कर दे, या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, या भारत सरकार जो है उसे नागरिकता से वंचित कर दे। अच्छा, इसके कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 5 में जो है इसमें संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता का चर्चा है। वही अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता का चर्चा है। वहीं 7 में तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान के हैं। और 8 में जो है इसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता की चर्चा है। और अनुच्छेद 9 में बात करें तो किसी अन्य देश की जैसे हम लोग नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 10 में तो किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता, इसकी चर्चा है। और 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद में होगी। कहाँ होगी? संसद में होगी। वहीं 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें जो है क्या चीज़ का चर्चा है? तो इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा है। 12 से लेकर 35 इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। 36 से लेकर 51 इसमें नीति निर्देशक की चर्चा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराना यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है 39 का क में। अनुच्छेद 39 का क में वर्णित है निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
जोड़ा गया था, और समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ये चर्चा है अनुच्छेद 39 का क में। वहीं बात करें अनुच्छेद 38 में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना, इसकी चर्चा है किसमें? अनुच्छेद 38 में। वहीं 39 की बात करें तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार की चर्चा है। वहीं स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा भी अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 43 का ख में क्या चीज़ का चर्चा है? तो इसमें सहकारी समितियां का उन्नयन की चर्चा है, उन्नयन की चर्चा है, जो 97वां जो संशोधन हुआ था 2011 के द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 5 जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितने राष्ट्रपति को? 5 राष्ट्रपति को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो 5 राष्ट्रपति कौन कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में 1954 में भारत रत्न दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। और प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कुल कितने राष्ट्रपति? कुल 5 राष्ट्रपति। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं, यानी ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम बताएं जो 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे। तो वो थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। कार्यकाल के दौरान 2 राष्ट्रपति का निधन हो गया था। वो 2 राष्ट्रपति कौन कौन थे? तो जाकिर हुसैन साहब जी और फखरुद्दीन अली अहमद जी, ये दोनों कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एक थे कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था, तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा और बीडी जन्नी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक हिस्ट्री के पर्स भी आ गए, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। भेरोवाल की संधि कब हुआ था? तो भेरोवाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह जो थे, उनके संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग की सिफारिशों का जो चर्चा है, इस किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वित्त आयोग अनुच्छेद 112 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में है। वहीं अनुच्छेद 323 में संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 338 इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन की चर्चा है। अनुच्छेद 151 की बात करें तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का प्रतिवेदन की चर्चा है। सीएजी का प्रतिवेदन की चर्चा अनुच्छेद 151 में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 138 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन की चर्चा है और अनुच्छेद 323 में संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन की चर्चा है और वित्त आयोग की सिफारिशों की चर्चा अनुच्छेद 281 में। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन की चर्चा अनुच्छेद 340 में है। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का पद। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 65 में जो है इसमें चर्चा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उसके कृत्यों को कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा है। किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा है। वहीं उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है। वहीं 71 में तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संशय विषय की चर्चा है। अनुच्छेद 71 में 71 में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, लेक डम सत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है उसके बाद पुरानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है, बैठक होता है, उस सत्र को जो है लेक डम सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक डम सत्र। और इस बैठक में जो नए लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं, इस बैठक में जो नए लोकसभा के लिए सदस्य नहीं चुना गया, यानी जो चुनाव हार जाते हैं या चुनाव नहीं लड़ते हैं, उन सदस्यों को लेक डम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक डम कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव यह जो है किसके द्वारा लाया जाता है? तो यह लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सरकार के किसी भी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उसके कुछ कार्यों या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित करने के लिए लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में समर्थन है, इसका ये मतलब होता है। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, तो यह प्रस्ताव किसी विपक्षीय सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के अनुसमर्थन द्वारा सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो तीनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो। मंत्री या उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय भी मांग सकता है। एक होता है स्थगन प्रस्ताव। क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामलों पर सदन में चर्चा के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके उस पर चर्चा किया जाता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन के साथ पीठासीन अधिकारी की अनुमति जो है से दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। बढ़ते प्रश्न है, लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के, कहाँ के? लोकसभा के, और जो 7 सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। यह लोक उपक्रम समिति लेखों रिपोर्ट और लोक उपक्रमों के संबंध में कैग की रिपोर्ट, CAG की जो रिपोर्ट होती है उसे जांचती है, परखती है। कौन? लोक उपक्रम समिति। इसका सभापति लोकसभा से ही होता है। एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, तो इसमें जो है इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। उसी तरह 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रायः जो है विपक्षी दल से ही चुना जाता है। और यह जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करता है।
और वहीं प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ा समिति होता है, प्राक्कलन समिति, इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इनके कार्यों में वार्षिक अनुदान की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदान पर चर्चा करना आदि शामिल होता है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की गठन की चर्चा हम लोग जानते हैं किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 124 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा है, जबकि 125 में न्यायाधीशों की वेतन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? उनकी वेतन की चर्चा है। 126 की अगर बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की चर्चा है। 127 की बात करें तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा है 127 में। 128 में क्या चीज़ की चर्चा है? तो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति की चर्चा है। वहीं बात करें अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 129 में है। अभिलेख न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का स्थान की चर्चा अनुच्छेद 130 में है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था 1957 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो है पंचायती राज से संबंधित समितियां थी, जिसमें बलवंत राय मेहता का समिति का गठन किया गया था 1957 ईस्वी में, जबकि 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया था। अशोक मेहता इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की गठन का सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय का सुझाव दिया था। जबकि 1986 ईस्वी में जो है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन किया था 1986 ईस्वी में। वहीं 1985 ईस्वी में जो है GV राव समिति का गठन किया गया था। GV राव समिति का गठन किया गया था। पंचायत की बात आई तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था, उसके तहत जो है पंचायती राज लागू किया गया था। और किस भाग में जोड़ा गया था? तो भाग 9 में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सहकारी समितियां का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सहकारी समितियां का उल्लेख हम लोग देखे थे अनुच्छेद 243 ZJ में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद आ रहे हैं तो हम लोग देख 243 में पंचायत की परिभाषा है। 243 का ए में यानी क में ए में ग्राम सभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ग्राम सभा की चर्चा है। 243 का बी में पंचायतों का गठन का चर्चा है। 243 का डी में अगर बात करें, 243 का डी में तो इसमें आरक्षण, स्थानों का आरक्षण की चर्चा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था अनुच्छेद 368 के अधीन संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है? तो यह जो है किस वाद में कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के 68 के अधीन संसद मूल अधिकार में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। जबकि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। ये कहा था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में। जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में इसमें जो है क्या कहा था? तो इसमें कहा था अनुच्छेद
368 के तहत संसद मूल अधिकार को छीन या न्यून नहीं कर सकती है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 इस वाद में संसद कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण कर मूल अधिकार या किसी अन्य भी भाग में संशोधन कर सकता है, ये कहा था केशवानंद भारती वाद में। जबकि मिर्वला मिल्स बनाम भारत संघ में कहा था, इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के में जोड़े गए खंड 4 व खंड 5 को अवैध घोषित कर न्यायिक पुनरावलोकन की संविधान के आधारभूत लक्षण माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि संशोधन का संबंध दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया एवं दिल्ली के लिए विधानसभा का गठन किया गया था, तो यह संविधान संशोधन कौन सा था? तो 69वां संविधान संशोधन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1991 में। कब? और इसी के तहत जो है दिल्ली के लिए विधानसभा का भी गठन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 यानी 70वां संविधान संशोधन यह 1992 में आया था और इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके विधानसभा सदस्यों को भी शामिल किया गया था। 73वां तो हम लोग जानते हैं पंचायती राज से संबंधित था, जो 1992 में ही आया था, 1992 में ही आया था। चलिए, अच्छा 35वां आया है, तो 35वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत जो है 1974 में इसके तहत सिक्किम को राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे और आज का अंतिम प्रश्न है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। जबकि जर्मनी के अगर संविधान से पूछा जाए, जर्मनी के आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है सदस्यों का उसकी चर्चा और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की चर्चा, यह है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ब्रिटेन की संविधान से तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायिका प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए। वहीं अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, ये सारे लिए गए हैं कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। वहीं कनाडा के संविधान से तो कनाडा के संविधान से क्या लिए गए हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों ये था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पॉलिटी के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम लोगों ने देखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे टॉपिक को आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने का कोशिश कीजिएगा। लिखने से आप चीज़ों को कभी भूलते नहीं हैं। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।